Good evening everyone. Is my voice and video clear? क्या मेरा voice और video दोनों clear है? So let's start. तो सबसे पहले एक छोटा सा टॉपिक है प्रीएम्बल। पीटी के हिसाब से प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? पीटी के हिसाब से प्रीएम्बल पढ़ रहे हैं, ठीक है? The first thing that you need to remember regarding the preamble is American Constitution. American Constitution was the first constitution to have a preamble. American Constitution was the first constitution to have a preamble. ठीक है? Second thing is एक चीज मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दी है। ये प्रियम्बल जो है, ये इसका ओरिजिन क्या है? व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस प्रियम्बल? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू, ना? Objective resolution given by Jawaharlal Nehru in the Constituent Assembly on 13th December 1946 is what preamble is. ठीक है? Now, next is about preamble. ये तो दो चीजें हमने देख ली। preamble बना कैसे, पहला preamble कहाँ का था? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का था। अबाउट प्रियम्बल, तो प्रियम्बल को अगर आपने पढ़ा है प्रियम्बल को? हैव यू रेड प्रियम्बल बिफोर? टेल मी। यस सर, यस सर, वेरी गुड। तो प्रियम्बल बेसिकली क्या क्या चीज बताता है हमें? डू यू नो दैट? प्रियम्बल हमें क्या क्या चीज बताता है? नहीं, क्या बताता है वो मैं पूछ रहा हूं। डोंट यू थिंक इट टेल्स अस अबाउट सोर्स ऑफ पावर फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रियम्बल टेल्स यू कि संविधान को पावर कौन देता है? व्हाट इज दैट सोर्स ऑफ पावर? वी द पीपल। हम लोग हैं संविधान के पावर, ठीक है? सोर्स ऑफ पावर। अरे लाइन बाय लाइन चलो, इधर उधर भागोगे ना तो हमेशा आंसर का कभी भी स्ट्रक्चरिंग ठीक से नहीं कर पाओगे ना। वी द पीपल के बाद आपको क्या बोला जाता है? क्या लिखा जाता है? हैव सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये लिखा है ना वर्ड। तो वो इंडिया के नेचर के बारे में बताता है। नेचर ऑफ इंडियन पॉलिटी, ठीक है? क्या नेचर है इंडियन पॉलिटी का? तो वही सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। तो यूपीएससी इतनी हद तक नीचे गिरा है कि दे हैव आस्क्ड यू, यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स भर दिया था, ठीक है? कौन सा वर्ड है यहां पर? तो वो ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। थर्ड, नेचर हो गया बेटा, सोर्स हो गया। इसके अलावा जो हमारा संविधान है, इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट कि भाई आगे लाइफ में हम क्या करने वाले हैं, तो उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ
thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity. Objective, justice of social, economical and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status and opportunity. और लास्ट क्या आता है? यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री. सभी ने वर्ड्स लिख लिए इसी क्रम में. जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, unity and integrity of the country. Worship, worship. और fraternity. तो कॉमन ब्रदरहुड को प्रमोट करना, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, इक्वालिटी को प्रमोट करना, लिबर्टी को प्रमोट करना और जस्टिस को प्रमोट करना इज व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो ऑब्जेक्टिव बताता है बेसिकली ये. ठीक है, इट टेल्स यू द ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड द लास्ट वन इज डे ऑफ एडॉप्शन. तो इतना बार हमने पढ़ लिया. अडॉप्ट क्या है वर्ड्स बेटा? वो 3 वर्ड्स क्या है? मैजिकल वर्ड्स, 3 मैजिकल वर्ड्स. अडॉप्ट, enact and give to ourselves. When was constitution given to ourselves, India? Answer is this. When was constitution enacted? Answer is this. When was constitution adopted? Answer is this. ठीक है, तो कौन सा डे था? On this day of 26 November 1949. We do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. Now, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें दिमाग में रखने हैं. कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें दिमाग में रखने हैं. तो सोशलिस्ट, सेकुलर and this term integrity, this was not in the original preamble. ठीक है, ओरिजिनल प्रियम्बल में ये 3 वर्ड्स नहीं थे. इट वॉज एडेड वाया 42nd Constitutional Amendment Act. It was added via 42nd Constitutional Amendment Act. Added via 42nd Constitutional Amendment Act. Now, my question to you is, एकदम कंफ्यूज होने वाला बात नहीं है. Can preamble be amended? Yes or no? दिमाग नहीं लगाने का वहां पर. Can preamble be amended? बिल्कुल सर, आंख के सामने 42nd Constitutional Amendment में हुआ है अमेंड. तो हम क्यों अपना दिमाग लगाएंगे? ठीक है, हम क्यों अपना दिमाग लगाएंगे? ठीक है, जब हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जाम्पल है तो हम अपना दिमाग क्यों लगाएंगे? नहीं लगाएंगे. 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट समझ में आ रहा है सभी को?
कोई डाउट पूछा है किसी ने? ईयर वगैरह देख लेना यार, 1976 होगा, ईयर का क्या कर, 1976 ही होगा सब तो भाई। कोई बात। नेक्स्ट इज preamble a part of the constitution? Is preamble a part of the constitution? Yes. Is preamble a part of constitution? Yes, no, yes, sir. Yes. Can its provision be read independently to interpret the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए क्या इसके जो इतने सारे हैं, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, क्या सुप्रीम कोर्ट इसको इंडिपेंडेंटली यूज कर सकती है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर इज नो। तो इन दोनों को लाइंस को, इन दोनों लाइंस को मिलाकर यूपीएससी ने सवाल पूछा था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, जिसमें एक स्टेटमेंट यही था कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी रेड इंडिपेंडेंटली टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आंसर हो जाता है गलत। Preamble is the part of the constitution and it must be read along the other provisions of the constitution. Answer is yes, correct. ध्यान रखना, इन दोनों को जोड़कर वहां पर पूछा गया था सवाल। देखो बेटा, 10 नंबर का क्वेश्चन आना है, लॉयर तो बनना नहीं है हम लोगों को, है ना। पीटी में उस 10 नंबर को लेकर आना है और कुछ रहना है, ठीक है भाई। हमारी प्रायोरिटीज आर मिसगाइडेड, याद रखना इस चीज को। मैं कितना भी बोल दूं, आपको हमेशा यही 10 क्वेश्चन टेंशन सताएगा, सर ये पॉलिटी का क्या करें। 40 क्वेश्चन हिस्ट्री नहीं सताएगा आपको कभी भी, 40 क्वेश्चन साइंस कभी नहीं सताएगा, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपको नींद पूरा उड़ा के रखेगा कि सर पॉलिटी नहीं हुआ। ठीक है, तो बी प्रैक्टिकल, थिंक अबाउट इट। ओके, चलिए, वो भी 10 पॉलिटी में बोल रहा हूँ, उसमें भी से भी 5 आएगा इधर से और 5 बिहार वाले से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 of the constitution, union and its territory. तो can anyone tell what is article 1? पहला है तो पता होना चाहिए, बता सकता है कोई भी बच्चा क्या है आर्टिकल 1? Anyone? India is a union of state. Definition of union? क्या यार, क्या पढ़ते हो तुम लोग? India, that is Bharat, shall be union of states
तो इट एक्नॉलेजेस आवर कंट्री विथ 2 नेम्स, एक इंडिया और दूसरा भारत। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हमारे कंट्री के कितने नाम? हजारों लाखों नाम नहीं है, 2 ही नाम है। कंट्री के 2 नाम है, इंडिया और भारत। निपट जाते, कभी पूछ लेता तो हमारे कंट्री का ऑफिशियल कितना नाम है, ले। पता था आपको हमारे कंट्री का 2 नाम है? पता होगा, वेरी गुड। नाउ दिस आर्टिकल, नहीं भाई हिंदुस्तान नहीं है। दिस आर्टिकल apart from naming our country, it also says that name, नाम तो बताया अपने कंट्री का, है ना? अपने कंट्री का नाम बताया ना बेटा, इंडिया और भारत। इसके अलावा ये जो आर्टिकल है एक चीज और डिफरेंशिएट करता है बिटवीन यूनियन, द टर्म यूनियन एंड द टर्म टेरिटोरी। ठीक है, टर्म यूनियन और टर्म टेरिटोरी के बीच में ये आर्टिकल क्या करता है, डिफरेंशिएट भी करता है। तो जो ये यूनियन वर्ड है, इट कंप्राइजेस द ओनली स्टेट्स। ठीक है, ये जो 28 स्टेट है ना, उन्हीं को हम यूनियन बुलाते हैं। ठीक है, बट इट टेरिटरी, द वर्ड टेरिटरी इंक्लूड्स स्टेट्स प्लस अदर टेरिटरीज, जैसे यूनियन टेरिटरीज वगैरह हो गया। तो एक चीज अगर अब देखा जाए तो वर्ड टेरिटरी हैज अ लार्जर मीनिंग एज कंपेयर टू वर्ड यूनियन, है ना? वर्ड टेरिटरी हैज अ लार्जर मीनिंग, ठीक है, लार्जर मीनिंग एज कंपेयर टू वर्ड यूनियन। थर्ड थिंग यहीं पर आप नोट डाउन करके लिख दिए, nowhere in the constitution, nowhere in the constitution the word federation has been used। हमारे संविधान में वर्ड फेडरेशन कहीं भी यूज नहीं किया गया है। हमारे संविधान में वर्ड फेडरेशन कहीं भी यूज नहीं किया गया है। फोर्थ, जितने भी स्टेट्स हैं उनका नाम होगा, है ना, उनका कुछ एरिया होगा। तो नेम्स ऑफ द स्टेट, names of the states are mentioned in first schedule of the constitution। शेड्यूल क्या होता है? तो एक बड़ा सा किताब और लास्ट में आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें अगर चिपकाते हो तो उसे हम क्या बुलाते हैं, शेड्यूल। तो शेड्यूल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेम्स ऑफ द स्टेट आर मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है आर्टिकल 2 और क्या है आर्टिकल 3? सारा आर्टिकल नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है वो तो पढ़ना होगा।
Article 2 talks about Article 2 talks about नहीं नहीं नहीं, Article 2 talks about establishment of new states. ठीक है, establishment of new states. What does this Article 3 talks about? Article 3 किसके बारे में बेटा? Article 3 किसके बारे में? Changing the area boundary name EDC of existing states. जैसे वेस्ट बंगाल से कुछ चीजें निकाल के उड़ीसा में डालनी है, तो वो कहां से जाएगा? आर्टिकल 3. मान लो बांग्लादेश का कुछ टेरिटरी ले लेना है, वो किधर आएगा? आर्टिकल 2. ठीक है, तो वर्ड एग्जिस्टिंग स्टेट्स एंड दिस इज न्यू स्टेट. Article 3 of the Constitution. Okay. Now, suppose इंडिया अपनी कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को दे दे, ठीक है, तो क्या वो आर्टिकल 3 के थ्रू ऐसा काम कर सकता है? Can India give its territory to Bangladesh under Article 3 of the Constitution, changing the area, boundary, name, etc. of the existing states? So, say for example, if India is giving away its territory, the process is called cessation of territory. से हम क्या बुलाते हैं? Cessation of territory. So, cessation of territory is not covered under Article 3. तो सर मान लीजिए इंडिया को कुछ टेरिटरी बांग्लादेश को अगर देना होगा, तो वो कैसे देगा? वाया अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. वाया अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. एक और दूसरी चीज है यहां पर जो आपको ध्यान रखनी है, वो क्या? से फॉर एग्जाम्पल कोई डिस्प्यूट है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में मान लो सेटलमेंट करना है डिस्प्यूट का, बाउंड्री डिस्प्यूट का, तो क्या इसके लिए अमेंडमेंट की जरूरत है? नो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड. मस्त अपना एग्जीक्यूटिव सेटल कर लो और आर्टिकल 3 को इधर उधर कर लो, अमेंडमेंट नहीं है. नाउ से फॉर एग्जांपल अगर आर्टिकल 3 के थ्रू अगर आप नया स्टेट बनाते हो, इज इट कॉल्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 3 के थ्रू अगर आप नया स्टेट बनाते हो, इज इट कॉल्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? नो. आर्टिकल 3 के थ्रू अगर आप नया स्टेट बनाते हो, तो इट इज नॉट कॉल्ड अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके. और आर्टिकल 3 में अगर आप नया स्टेट बनाते हो, तो इट कैन बी डन थ्रू व्हाट? सिंपल मेजॉरिटी.
व्हाट इज सिंपल मेजोरिटी? नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एंड वोटिंग, उसकी मेजोरिटी को हम क्या बुलाते हैं? सिंपल मेजोरिटी। तो आर्टिकल 3 से अगर आप कोई नया स्टेट या किसी स्टेट का बाउंड्री या फिर नेम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो इट कैन बी डन टू सिंपल मेजोरिटी, एंड दिस चेंज करने के बाद उसको आप अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, पॉलिटी को हम पॉलिटी की तरफ पढ़ेंगे, हमें लॉयर नहीं बनना है, ठीक है? एग्जाम निकालना है, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़नी है और आगे आगे चलते जाना। तो आर्टिकल 3 के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल मेजोरिटी से आप चाहो तो यू कैन चेंज द नेम, एरिया या फिर बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। न्यू तो स्टेट्स तो इसी से बनेगा, आर्टिकल 2 से बनेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट, जब हम ये सेक्शन पढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं बेटा? ये जो स्टेट बनता है, इतना सारा स्टेट हम देखते हैं अभी के जमाने में, कितने स्टेट्स हैं? 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, है ना? 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी एग्जिस्ट करता है ना? तो ये जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, ये अभी है ना? तो आप क्या देखते हो कि जब भारत आजाद हुआ था तो तब इतने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज नहीं थे, और इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को बनाने के लिए बहुत सारी कमिटीज बनती हैं, बहुत सारी कमिटीज बनती है। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट कमिटी का नाम हमें याद रखना है। एक कमिटी थी धर कमिटी, एसके धर। दूसरी कमिटी थी जेवीपी कमिटी, जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारामैया, जेवीपी। और तीसरी कमिटी थी फजल अली कमिटी। तो ये जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है 1956 का, इट हैज बीन पास्ड आफ्टर द कमीशन ऑफ फजल अली कमीशन। इनके रिकमेंडेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 वाज पास्ड। मतलब स्टेट को किस तरीके से रीऑर्गेनाइज किया जाएगा, इट वाज पास्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फजल अली, ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या देखते हो? दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन जून 1948, ठीक है? दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 1948 एंड दिस वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 1953। डेट कोई नहीं पूछेगा, ऑर्डर याद रखना। सबसे पहले धर कमिटी, फिर जेवीपी कमिटी, उसके बाद फजल अली। जेवीपी मतलब जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। कमिटी क्यों बन रहा था? Committee was basically formed in order to come to a conclusion whether language should be the sole criteria to make a new state, to incorporate a new state. क्या सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज के आधार पर हमें स्टेट बनाना चाहिए? इसी के बेसिस पर ये 3-4 कमेटी बनती है, ठीक है? क्लियर है ये चीज? तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में इतना काफी है आपके लिए, मोर देन एनफ। यूपीसी रहता तो और भी पढ़ते, जैसे कि इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, कब हुआ, ठीक है?
ऑर्डर में लास्ट तक कैसे हुआ ये भी, ठीक है, तो नॉट रिक्वायर्ड। देख लीजिए लास्ट स्लाइड ये रहा। हो गया बेटा, लिख लिया? चलिए, क्या बोल रहे हैं आप? जो अदर कंट्रीज के द्वारा एनेक्स कर लिया गया, डिस्प्यूट वो होगा जो इंटरनेशनल लॉ ट्रिब्यूनल वगैरह में पड़ा हुआ होगा, उसे डिस्प्यूट बुलाएंगे। ठीक है, सेटलमेंट ऑफ बाउंड्री डिस्प्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल में जो पड़ा होगा उसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट बुलाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट सेक्शन इज सिटीजनशिप, पार्ट 2 of the constitution, part 2 of the constitution, citizenship। now citizenship का provision has been given from article 5 to 11, article 5 to 11, 5 से लेकर 11 आर्टिकल में सिटीजनशिप के प्रोविजंस आपके दे रखे। ठीक है, अब यहां पर हमें ये बात समझने की कोशिश करनी है कि हमारा संविधान जो है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये ये कौन से लोगों की सिटीजनशिप के बारे में बात करता है? ये उन लोगों के सिटीजनशिप के बारे में बात करता है which were there at the commencement of the constitution। तो कॉन्स्टिट्यूशन recognizes citizenship, constitution recognizes citizenship for those Indians who were there at the commencement of the constitution, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, हमारी और आपकी नागरिकता ये कौन डिटरमाइन करता है? सर आपने तो बोल दिया कि संविधान जो है, संविधान ये बोलता है, संविधान जो रिकॉग्नाइज करता है वो क्या रिकॉग्नाइज करता है? जब संविधान बना उस समय भारतीय नागरिक जो थे उसको संविधान भारतीय नागरिक रिकॉग्नाइज करता है। तो सर आज के डेट में जो हम लोग नागरिक हैं, हमको कौन रिकॉग्नाइज करता है? फिर संविधान तो नहीं करता है हम लोगों को रिकॉग्नाइज। ले, तो हम लोगों को कौन रिकॉग्नाइज करता है बेटा? हाँ, हम लोगों को कौन रिकॉग्नाइज करता है? हम भी तो सिटीजन है ना बेटा, हमें संविधान नहीं रिकॉग्नाइज करता। नहीं नहीं, हमें रिकॉग्नाइज करता है
सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। सुनो अब मेरी पूरी बात। संविधान बना, तो जिस दिन संविधान बना उस दिन जो लोग भारतीय नागरिक थे उसको संविधान ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि चलो ठीक है, ये लोग भारतीय नागरिक हैं। अब संविधान फ्यूचर वाले लोगों को तो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता ना, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा तो संविधान को पता नहीं उस दिन 26 फरवरी 1949 को। तो संविधान ने क्या बोल दिया कि आज तो हम रिकॉग्नाइज कर ले रहे हैं, आज जो जो है हमारे पास, बट फ्यूचर में अगर रिकॉग्नाइज करना हो तो पार्लियामेंट बाय लॉ कैन रिकॉग्नाइज द सिटीजनशिप। इसीलिए पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 में लेकर आए और बोले कि इस प्रकार से हम क्या करेंगे, सिटीजनशिप को रिकॉग्नाइज करेंगे। तो जितने भी प्रकार के सिटीजनशिप हम पढ़ते हैं, जैसे कि बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ये संविधान में नहीं लिखा। ये कहां लिखा? सिटीजनशिप एक्ट में लिखा कि इस तरीके से हम रिकॉग्नाइज करेंगे भारतीय नागरिकता। तो संविधान थ्रू, पार्लियामेंट थ्रू, सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू हमारी नागरिकता को रिकॉग्नाइज करता है, डायरेक्ट रिकॉग्नाइज नहीं करता है। ये समझ में आया आपको? ये बताओ, संविधान पार्लियामेंट के थ्रू बना हुआ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के थ्रू हमारी नागरिकता को रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, डायरेक्ट रिकॉग्निशन नहीं है। आई होप ये क्लियर होगा। बहुत, अरे इतना सिटीजनशिप हल्ला कर लिए, एक वर्ड तो लिखे ही नहीं। इंडियन, इंडिया में जो सिटीजनशिप है वो कैसा है? सिंगल सिटीजनशिप। मतलब आप इंडिया के नागरिक हैं, ऐसा नहीं कि आप बिहार की नागरिकता अलग और भारत की नागरिकता अलग, नहीं। कहीं भी इंडिया में चले जाइए, आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। तो इट रिकॉग्नाइजेज सिंगल सिटीजनशिप। दूसरे कंट्री का अगर आप सिटीजनशिप लेंगे, पहला वाला अपने आप गायब हो जाएगा, ठीक है। तो बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन और बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, ठीक है। थर्ड इज हाउ द सिटीजनशिप कैन बी गिवन अप। कैसे भारतीय नागरिकता आपसे डिप्राइव की जा सकती है? हाउ कैन सिटीजनशिप बी लॉस्ट? सिटीजनशिप कैसे लॉस्ट हो सकता है? लॉस लिख लो, लॉस ऑफ सिटीजनशिप। अच्छा, ये 7 साल 12 साल, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम 7 साल रहना होगा, नेचुरलाइजेशन के लिए मिनिमम 12 साल रहना होगा, ठीक है, ये नहीं है यार, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं जाने का, पहले बता दिया हमने। लॉस ऑफ सिटीजनशिप, लॉस ऑफ सिटीजनशिप, तो इन हाउ मेनी वे सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट? इन हाउ मेनी वे सिटीजनशिप कैन बी लॉस्ट? नहीं नहीं, नाम है प्रॉपर, ठीक है। पहला इज रिनंसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनंसिएशन? वॉलेंट्री गिविंग अप द सिटीजनशिप। अरे मन नहीं है भारत में रहने का, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, वॉलेंटरीली गिविंग अप सिटीजनशिप, अपने मन से छोड़ देना, ठीक है। बट मान लो इंडिया का वॉर चल रहा हो किसी कंट्री के साथ, ठीक है,
तो अगर आप रिनंसिएशन का अर्जी दीजिएगा ना भारत सरकार को, तो हो सकता है भारत सरकार आपकी अर्जी को खारिज कर दे। ठीक है, इन केस इंडिया इज एट वॉर एट दैट टाइम, जिस समय आपने आवेदन दिया रिनंसिएशन का। मान लीजिए आपके बच्चे हैं जो कि माइनर है, माइनर मतलब 18 साल से कम, उनकी भी सिटीजनशिप चली जाएगी अगर आपने रिनंसिएशन किया तो। बट आपके बच्चे को दोबारा मौका मिलेगा जब वो 18 साल के होंगे कि आप वापस से इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। बस ये सब कहानी सुन लेना, कोई पूछेगा नहीं इतना। ठीक है, नेक्स्ट इज टर्मिनेशन। रिनंसिएशन में आपने क्या बोला? आपने भारत सरकार को जाकर बोला कि भाई ले लो, मुझे नहीं रहना आपके पास। टर्मिनेशन में क्या होगा बेटा कि आपने भारत सरकार को अभी नहीं आगाह किया, आपने क्या किया, आपने अमेरिका में अपना सिटीजनशिप ले लिया, तो आपका सिटीजनशिप इंडिया में ऑलरेडी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, वॉलंटरी गिविंग आप नहीं कर रहे हो, इसमें क्या कर रहे हो आप, दूसरी जगह का सिटीजनशिप आपने ले लिया, उसकी वजह से आपका सिटीजनशिप क्या हो जाएगा, टर्मिनेट। तो सेकेंड वे ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप इज व्हाट, टर्मिनेशन। And third way of losing citizenship is deprivation. सर अब इसका मतलब क्या है? भारत सरकार आपको डिप्राइव कर सकती है आपके सिटीजनशिप से। सर कब? मान लीजिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन को भला बुरा कह दिया, तो भारत सरकार आपका सिटीजनशिप डिप्राइव कर सकती है आपको। ठीक है, शोइंग डिसरिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। या फिर से फॉर एग्जाम्पल आपने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के थ्रू फ्रॉड से सिटीजनशिप लिया इंडिया का, फिर भारत सरकार आपको डिप्राइव कर सकती है सिटीजनशिप का, भले आपको मिल गया हो। ठीक है, मान लीजिए आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, वहां चोरी चमारी करते हैं, और उसके बाद 2 साल की आपको सजा हो सकती हो गई, तो भी भारत सरकार आपके सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर है? ये कुछ क्लॉजेस हैं, टोटल 5 क्लॉजेस हैं, नॉट रिक्वायर्ड। तो भारत सरकार आपको आपके सिटीजनशिप से डिप्राइव कर सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्लॉजेस हैं सिटीजनशिप एक्ट 1955 में, ये भी यही है, संविधान में नहीं है, ये भी यहीं से आता है, जैसे ये आता है वैसे ये आता है, लॉस। अब कुछ करंट अफेयर्स था न्यूज में, है ना, चौथा, और हमेशा रहता भी है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। व्हाट वाज दिस? क्या था ये? सैलिएंट फीचर्स खाली पूछ रहा हूं, 2-3 चीज याद रखनी चाहिए आपको। पीपल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटीज कम्युनिटीज, ठीक है, पीपल बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी कम्युनिटी फ्रॉम विच रिलीजन? हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स and Parsis. People belonging to this three religion. People belonging to this three religion, okay, who have entered India on or before 31st December 2014, not required that name, coming from Bangladesh, Afghanistan, and Pakistan will be given Indian citizenship. Okay, will be given Indian citizenship. बेटा पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज में ही आती हैं, उनके कंट्री के हिसाब से माइनॉरिटी सर्च करना है, अपने कंट्री के हिसाब से नहीं।
will be given Indian citizenship. और एक काम इन्होंने और किया था, जो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस 11-12 साल का होता है, इनके लिए रिड्यूस करके क्या कर दिया गया, 5 years. तो 5 साल से हैं यहाँ पर, उनको इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाएगा. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इनके. 5 साल याद रहे चाहे नहीं रहे, ये 2 चीज याद रखना, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन्स, पारसीज, कमिंग फ्रॉम विच 3 कंट्रीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. इसको भारत सरकार क्या करेगी, भारतीय नागरिकता देगी. ठीक है. Fifth, being an Indian citizen why not श्रीलंका सर? ये तो पॉलिसी डिसीजन है, इसमें हम और आप क्या कर सकते हैं. तो वही बात हो गई, why not भूटान, why not नेपाल, है ना. पॉलिसी डिसीजन बिकॉज these communities are severely persecuted उन सारे जगहों पर, तो that's why हम देते हैं. और क्या, ऑलरेडी दे रखा है, that's why. पॉलिसी डिसीजन भी तो यही देखकर मानते हैं ना. जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो है हमारा LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, इट इज डिफैक्ट इंटरनेशनल बाउंड्री. ठीक है, पॉलिसी डिसीजन है, उस पार नहीं जाएंगे, इधर ही रह के सब कुछ करेंगे. तो ठीक है, उन सब चीज को हम चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है. फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सिटीजनशिप, कि इंडियन सिटीजन्स enjoy certain exclusive rights. exclusive rights मतलब वैसी राइट्स जो बस और बस भारतीय नागरिक को है, बाकी फॉरेनर्स या फिर एलियंस को नहीं है. What are the rights enjoyed exclusively by Indian citizens? एक है आर्टिकल 15. ठीक है, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड 30. ठीक है. और इसके अलावा से फॉर एग्जाम्पल राइट टू वोट, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस. ठीक है, राइट टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री. ठीक है. तो ये सारे राइट्स जो हैं वो एक्सक्लूसिवली इंडियन सिटीजन्स को मिलते हैं. ठीक है. ध्यान रखिएगा, फॉरेनर्स के लिए नहीं है ये, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, एक्सक्लूसिव फॉर इंडियन सिटीजन्स. Indian citizens enjoy certain exclusive rights. Article 15, 16, 19, 29, 30, right to vote, right to contest, और प्रेसिडेंट बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बन सकता है. Last point for today's class is this one with respect to citizenship. वो क्या, इंडिया में, in India there is no distinction, there is no distinction about how you have become an Indian citizen. मतलब आप इंडियन सिटीजन बाय बर्थ हो
बाय डिसेंट हो, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन या बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। कोई भी सिटीजन ऊपर नहीं है, कोई भी सिटीजन नीचे नहीं है, सब है इंडियन सिटीजन। बट यूएस में आप क्या देखते हो, ओनली दोज सिटीजन्स जिनका बर्थ यूएस में हुआ है कैन बिकम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो सिटीजनशिप बाय बर्थ इन यूएसए विल गारंटी यू कि आप यूएस का प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बट इंडिया में वैसा कुछ नहीं है। आप इंडियन सिटीजन है बाय बर्थ हो, बाय डिसेंट हो, बाय नेचुरलाइजेशन हो, बाय रजिस्ट्रेशन हो, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी हो, फर्क नहीं पड़ता है, आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। बट आपको अगर यूएस का प्रेसिडेंट बनना है तो इट विल बी सोनली ऑन द बेसिस ऑफ बाय बर्थ एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपका बर्थ नहीं हुआ है, वहां पर बर्थ के हिसाब से सिटीजनशिप आपको नहीं मिला है, तो आप यूएस का प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ठीक है, ये ध्यान रखना। इन इंडिया देयर इज नो डिस्टिंक्शन अबाउट हाउ यू बिकम एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक आज के लिए। ठीक है ना, प्रियम्बल हो गया, उसके बाद आपका यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हो गया, और तीसरा सिटीजनशिप हो गया, जो आज के लिए रहेगा। और पढ़ो, इतना इतना काफी है, टेस्ट वेस्ट तो ये सब का। बेटा बोला था ना लॉयर नहीं बनने के लिए। अगर कोई फॉरेनर सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले ले तो क्या वो वोट या इलेक्शन में खड़ा हो सकता है? यही चीज तो लास्ट में बताई। देयर इज नो डिस्टिंक्शन अबाउट हाउ यू हैव बिकम एन इंडियन सिटीजन। बताया मैंने आपको, बताया ना, वही आंसर है। इट इज नॉट अबाउट हाउ यू बिकम। आप कहां से, आपका बैकग्राउंड नहीं चेक किया जाएगा प्रेसिडेंट बनने के पहले। आप इंडियन सिटीजन है या नहीं है उस दिन, दैट वुड बी चेक्ड, प्लस अदर क्वालिफिकेशंस। ओके, सोनिया गांधी कैन बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री बिकॉज शी इज एन इंडियन सिटीजन। ओके, और कुछ? डबल? अरे नहीं, इंडिया का सिटीजन थोड़ी अक्षय कुमार, इट्स द कैनेडियन सिटीजन, इंडिया में आके बस काम करता है। कुछ नहीं है ऐसा, इट्स अ सिंगल सिटीजनशिप। भले इंडिया में आके रहता हो एज एन एनआरआई, ठीक है, या इंडिया में रहता हो एज एन एनआरसी, नॉन रेजिडेंट कैनेडियन, बट ऐसा नहीं होता। इंडिया प्रोवाइड्स फॉर व्हाट, सिंगल सिटीजनशिप, नॉट डुअल सिटीजनशिप। इंडिया में आकर कोई अगर 3 महीना 4 महीना रह रहा है, थोड़ी ना वो इंडियन का सिटीजन हो गया। हाँ, अदनान सामी का नाम सुना, पाकिस्तान से इंडिया आया और यहाँ 10 साल 11 साल रहा, तो बाय बना वो इंडिया सिटीजनशिप उसको मिल गया। वो कुछ भी कर सकता है, प्रेसिडेंट बनना हो प्रेसिडेंट बन जाए, प्राइम मिनिस्टर बनना हो प्राइम मिनिस्टर बनना है, इलेक्शन लड़ना हो इलेक्शन लड़ जाए, वोटिंग करना है वोटिंग करे, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, 2-3 महीने आकर इंडिया में रहना डज नॉट मीन कि आप इंडियन सिटीजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। अक्षय कुमार यही है। चलो, और किसी को कुछ सिटीजनशिप चाहिए किसी को? एनीवन? नहीं, नहीं चाहिए। एलिजिबल कैसे होंगे बीपीएससी लिखने के लिए? चलिए, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। ठीक है, चलो बाय। आ जाना उस दिन। ठीक है, 2 तारीख को आ रहे हैं। ठीक है, 21 को भी आएंगे। 21 में इस संडे, जिनका भी कंसर्न था सर छुट्टी वाले दिन, तो आई विल बी ऑल्सो कमिंग ऑन 21 में ऑल्सो। ओके, 21 मई को भी हम आएंगे। 21 मई संडे है, तो उस दिन मिल सकते हो आप। ठीक है, चलो देन बाय।